नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रकाश और हमने पिछले वीडियो के अंदर नेत्र की संरचना, उसके दोष, नेत्र को स्वच्छ रखने के उपाय आदि के बारे में चर्चा की थी। अब हम इस पार्ट में आगे पढ़ते हैं बहु प्रतिबिंब। देखिए, बहु प्रतिबिंब की जहाँ तक हम जानकारी लें, देखिए जब दो समतल दर्पणों को हम लें, ठीक है, और दो समतल दर्पणों को अपन विशेष कोण पर रखें तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने दो ये दर्पण लिए समतल समान आकार के और दोनों के किनारों को प्लास्टिक टेप से हमने चिपका दिया और उनको 90 डिग्री पर रखा। जब 90 डिग्री पर रखते हैं तो उनके बीच में हम कोई मोमबत्ती, ठीक है, या हम उसमें कोई अन्य वस्तु रखते हैं और उस वस्तु के प्रतिबिंब देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमें 3 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3। इन्हीं दर्पणों को जब अलग अलग कोण पर 3 कब दिखाई देंगे? जब इनको 90 डिग्री पर रखा जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग कोण पे रखें, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, यानी कोई भी डिग्री पर अलग अलग रखें तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अलग अलग होगी। लेकिन इन्हीं प्रतिबिंबों को जब आमने सामने रख दिया जाए, कैसे रख दिया जाए? आमने सामने रख दिया जाए, तब क्या होता है कि बनने वाले प्रतिबिंबी को संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्थिति अपन कहाँ देखते हैं? नाई की दुकान में सब कटिंग करवाने जाते हैं तो हमें वो पीछे का दृश्य दिखाने के लिए, यानी पीछे की कटिंग कैसी हुई है, वो दर्पण का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ दर्पण सामने भी लगा होता है और पीछे भी लगा होता है, वो दर्पण आमने सामने होते हैं। तो इस प्रकार वो दर्पण जब आमने सामने लगे होते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रतिबिंब बनते हैं और बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनेक होती है, अनंत होती है। और ये स्थिति क्या है? बहु प्रतिबिंब है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब दो दर्पणों को, कैसे दर्पणों को? समतल दर्पणों को अलग अलग कोणों पर रखा जाता है तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये स्थिति है, समतल दर्पणों को अलग अलग कोण पे रखने की स्थिति क्या कहलाती है? बहु प्रतिबिंब बनाने में काम आती है, ठीक है। अब जो बहु प्रतिबिंब है उस स्थिति का इस्तेमाल केलाइडोस्कोप बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? केलाइडोस्कोप बनाने में इन समतल दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं। अब केलाइडोस्कोप की आवश्यकता देखिए किसे है? केलाइडोस्कोप होता क्या है कि जो लोग अलग अलग पैटर्न या अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं उन लोगों के लिए केलाइडोस्कोप का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। देखिए, केलाइडोस्कोप की खास बात है कि वो एक बार एक ही पैटर्न बनाएगा, दोबारा वो पैटर्न वो नहीं बनाता। तो जो लोग दीवारों पे चिपकाने वाले जो कागज़ हैं, ठीक है, दीवारों के कागज़, इसी प्रकार वस्त्रों पर पैटर्न या डिज़ाइन बनाने वाले जो कलाकार हैं वो क्या करते हैं? नए नए डिज़ाइन है उनको देखने के लिए, बनाने के लिए केलाइडोस्कोप या बहु प्रतिबिंब का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार समतल दर्पणों से बहु प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके केलाइडोस्कोप बना सकते हैं। और केलाइडोस्कोप के माध्यम से जो कलाकार हैं वो दीवारों पर चिपकने वाले अलग अलग पैटर्न के कागज़ और वस्तुओं के पैटर्न हैं उन पर छपाई के अलग अलग डिज़ाइन बनाने वाले उसमें काम ले सकते हैं। प्रकाश की नेक्स्ट अपन स्थिति देखें, ठीक है, कि प्रकाश वो श्वेत है या रंगीन, कैसा है? देखिए, प्रकाश को अक्सर हम
श्वेत प्रकाश के रूप में देखते हैं, लेकिन यही प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। और 7 रंगों का जो समूह है वो हमें श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। और ये जो स्थिति है उसके बारे में हम और अध्ययन कर सकते हैं, और वो करते हैं वर्ण विक्षेपण। किसका? प्रकाश का। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या? देखिए, श्वेत प्रकाश है उसका अलग अलग रंगों में विभक्त होना। श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजन होना या विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जब ये अलग अलग रंगों में विभक्त होता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। और ये स्थिति प्रकाश के इंद्रधनुष बनने में देख सकते हैं। जो घटना अक्सर बरसात के दिनों में होती है उसमें कितने रंग होते हैं? 7। तो श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभाजित होने की क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये स्थिति हमें प्रिज्म से दिखाई देती है। देखिए, प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक बहुफलक है। ठीक है। इसकी आकृति क्या होती है कि इसके जो 3 फलक साइड के होते हैं, वो 3 फलक हैं वो या तो होते हैं आयताकार। कैसे होते हैं? आयताकार, ये साइड के फलक, और या होंगे वर्गाकार। और ऊपर नीचे के जो फलक हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार। यह आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। और ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे डाला जाता है तो 7 रंगों के एक क्रम के अंदर विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों का ये जो क्रम है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इसमें 7 रंगों का क्रम दिखाई देता है। ये अपन साधारण घर में भी 7 रंगों करके देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या लें? इसके लिए हम प्याली लें। ठीक है। और इस प्याली के अंदर एक क्या रख दें? समतल दर्पण रख दें। अब इस प्याली में क्या डाल दें? पानी डाल दें। फिर श्वेत प्रकाश है वो इस दर्पण पर डाला जाता है। ये प्रकाश दर्पण से टकरा के वापस आता है। जब आने वाला ये प्रकाश श्वेत सतह से टकराता है, श्वेत दीवार है या दीवार पर रंगीन दीवार है तो उसके ऊपर श्वेत पन्ना चिपका हुआ हो, उस पर जब ये वापस आता है तो हमें वो 7 रंगों का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण है और ये जल है, ये दोनों मिलके किसका निर्माण कर देते हैं? वो प्रिज्म का काम करते हैं। जल और दर्पण दोनों मिलके किसका काम करते हैं? प्रिज्म का। और इस प्रकार ये हमें 7 रंगों के क्रम को दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यानी प्रकाश का 7 रंगों विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसमें हमें 7 रंगों में प्रकाश आसानी से दिखाई दे देता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के बारे में। किसके बारे में? चाक्षुष चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति। देखिए, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों से मतलब है यानी वे लोग जिनको दृष्टि संबंधी दोष है वो। अब ये दृष्टि संबंधी दोष क्या है? यानी उनकी दृष्टि नहीं काम कर रही है। ये देखिए, कई लोग हैं वो बचपन से ही आंखें खो देते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या बीमारी से आंख खो देते हैं। ठीक है। यानी किसी की बीमारी से आंख लग जाती है, किसी की दुर्घटना में, और किसी की बचपन से आंख चली जाती है। तो इस प्रकार ये लोग हैं वो दृष्टि संबंधी या चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। लेकिन इन लोगों में दृष्टि संबंधी समस्या आ जाती है तो इनकी जो क्रिया विधि है वो स्पर्श द्वारा या
श्रवण द्वारा चलती है, श्रवण सुनने की क्रिया द्वारा चलती है। कहने का मतलब है इनको अतिरिक्त साधन यदि मिल जाएं तो इनकी स्पर्श और श्रवण की क्षमता बढ़ जाती है और ये अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए क्या है, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए साधन, ठीक है, ताकि वो अपनी कमजोरी को दूर कर सकें। तो उन लोगों के लिए दो साधन माने गए हैं। ठीक है, एक तो साधन है अप्रकाशिक साधन। कौन साधन है? अप्रकाशिक साधन। और दूसरा है प्रकाशिक साधन। ये जो साधन होते हैं वो किसी साधन या किसी तरीके का आवर्धन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो अप्रकाशिक साधन है उन साधनों में तीन प्रकार के साधन हैं। एक तो है अप्रकाशिक साधन में स्पर्श साधन, यानी वे साधन जिनके द्वारा स्पर्श करके पता लगाया जा सके वो स्पर्श साधन कहलाते हैं। अब स्पर्श साधनों के अंदर क्या है? सबसे बढ़िया है ब्रेल लिपि, पाटी, सलाका। ये क्या है? ये वे तरीके हैं जो स्पर्श के द्वारा व्यक्ति जो चाक्षुष विकृत है उनके दोष को कुछ हद तक दूर करने में कामयाब होते हैं और व्यक्ति स्पर्श के द्वारा उस कमी को पूरा कर लेता है। दूसरा है श्रवण साधन, यानी वो साधन जो व्यक्ति सुनकर श्रवण संबंधी स्थिति बढ़ा लेता है और चाक्षुष विकृति को, कमजोरी को दूर कर पाता है। ठीक है, इसमें अपन देखें तो कैसेट है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर है, इसके अलावा कंप्यूटर है, बोलने वाले कैलकुलेटर है, ठीक है, इसी प्रकार बोलने वाली किताबें हैं। ये सब ऐसे साधन हैं जो बोलकर स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं, तो उसकी जो चाक्षुष विकृति स्थिति है वो कुछ हद तक दूर हो जाती है। दूर कैसे होती है कि वो व्यक्ति सुनकर उसका पता लगा लेता है। और तीसरा जो साधन है वो है इलेक्ट्रॉनिक साधन। ठीक है, ये अप्रकाशिक साधनों के अंदर गिने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में हम देखते हैं बंद परिपथ टेलीविजन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के रूप में बंद परिपथ टेलीविजन है। ये आवर्धन को बढ़ा देते हैं, जिसे चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति है वो इनको स्पर्श करके, सुन करके, ठीक है, अपने चीज़ को आभास में ला सकता है या उसका नॉलेज उसे हो सकता है, वो जान सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अन्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाती है और इसी के द्वारा उसका काम चलता है। नेक्स्ट हम देखें प्रकाशिक साधन। यदि हम प्रकाशिक साधनों की बात करें तो वो प्रकाशिक आवर्धन को बढ़ा देते हैं, और जब उनके प्रकाशिक आवर्धन को बढ़ा दिया जाता है तब क्या होता है कि जैसे वो लोग इस रूप में द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? द्विफोक्सी लेंस और रंजित लेंस, दूरबीन, इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं तो प्रकाशिक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनसे आवर्धन बढ़ जाता है और जो चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति है इनके द्वारा अपना काम निकाल लेता है। इस प्रकार चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति के लिए कितने साधन हुए? 2 साधन हुए। कौन कौन से? प्रकाशिक साधन और अप्रकाशिक साधन। अब जो चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे बढ़िया साधन जो माना गया है वो है ब्रेल पद्धति। ठीक है, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति देखिए, ये घटना 1821 की है।
1821 के अंदर लुई ब्रेल नामक व्यक्ति थे। क्या नाम था? लुई ब्रेल। इन्होंने एक लिपि विकसित की या एक नया पैटर्न विकसित किया जिसे ब्रेल लिपि कहा गया। और ये किसके लिए था? चाक्षुष विकृत व्यक्तियों के लिए था, जो समझ सकें, ठीक है, स्पर्श के द्वारा उसका पता लगा सकें। और ध्यान रखें, लुई ब्रेल स्वयं भी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और आज जो आधुनिक रूप ब्रेल का चल रहा है वो 1932 में अपनाया गया चल रहा है। कब का अपनाया चल रहा है? 1932। इसमें है क्या? इसमें जो सामान्य भाषा, गणित, वैज्ञानिक विचार है। क्या है? सामान्य भाषा, गणित, विचार, ठीक है, किसे विचार? वैज्ञानिक विचार। ये क्या है? बिंदुकित पैटर्न के अंदर दर्शाए गए। बिंदुकित पैटर्न में दर्शाए गए क्या? सामान्य भाषा, गणित और वैज्ञानिक विचार। तो लुई ब्रेल का ये आविष्कार है। इसमें है क्या? देखिए, जो ब्रेल लिपि है उसमें 63 कितने बिंदु अंकित, ठीक है, बिंदु अंकित पैटर्न है। कितने? 63। और ये जो बिंदु अंकित 63 पैटर्न है उनको 2 ऊर्ध्वाधर लाइनों की कक्षों में, ठीक है, बनाया जाता है। और प्रत्येक लाइन में 3-3 चिन्ह बने होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो पैटर्न है वो प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर को या अक्षरों के समुच्चय को, ठीक है, यानी प्रत्येक जो पैटर्न है वो अक्षर के समुच्चय को या एक शब्द को या व्याकरण के किसी चिन्ह को दर्शाने वाला होता है। और इसके बारे में आसानी से पता लग जाए, इसको समझ सकें, इसके लिए क्या होता है कि ब्रेल के बिंदु हैं वो उभरे हुए होते हैं ताकि चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति हाथ फेर के स्पर्श के द्वारा उसका पता लगा सके। तो ये चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया और प्रचलित एक पद्धति है जिसके द्वारा उनके दोषों में बहुत ज़्यादा कमी लाई गई है। यानी जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति की जो कमी है आँख की, उस कमी को दूर करने में, ठीक है, क्यों कि उनमें पढ़ने लिखने की क्षमता इसके द्वारा पैदा की जा सकती है, तो वो कमी कुछ हद तक दूर हो जाती है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने चाक्षुष विकृत होते हुए अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग अपना लोहा मनवाया। जैसे अपन भारत की बात करें, ठीक है, तो दिवाकर नामक एक कलाकार हैं, वो अपने यहाँ गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार रविंद्र जैन है, ठीक है, रविंद्र जैन भी है, ये संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है, या इन्होंने संगीत में अपना लोहा मनवाया है। इसी प्रकार श्री लाल आडवाणी है, इन्होंने क्या हुआ कि जो किसी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, इस शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामाजिक पुनर्वास का कार्य किया। किसका कार्य किया? सामाजिक पुनर्वास, यानी समाज में उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कार्य किया। इसमें दिशा में अपने आप को इन्होंने साबित किया। और अंत में हम देखें हेलन ए केलर। देखिए, ये हेलन ए केलर एक अमेरिकी महिला हुई है और ये चाक्षुष विकृत थी। जब ये 18 महीने की थी तब ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने स्पर्श के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को मजबूत किया और इन्होंने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ रचना लिखी थी, ठीक है, और अपने आप को बहुत ही एक अच्छी लेखिका के रूप में स्थापित करने में कामयाबी पाई थी।
इस प्रकार चाक्षुष विकृत वाले व्यक्ति हैं उनको भी समझने में या उनको पढ़ाने में लिपि बहुत ही ज़्यादा कामयाब साबित हुई है। तो ये था अपना लेसन प्रकाश और उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें हैं वो अध्ययन की हैं। धन्यवाद।